हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। दोस्तों, एक और डिमांड पे डिमांड आ रही थी, तो आज की वीडियो फिर से मैं लेकर आया हूं बही खाता एवं लेखा कर्म का जो पेपर है, इसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा। बने रहे वीडियो में अंत तक। दोस्तों, ये कॉमर्स वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात है उनके लिए, क्योंकि मैंने पेपर अभी तक सॉल्व नहीं कराया था, तो उनकी डिमांड आ रही थी कि मेरे भी स्टीम का एक कोई ना कोई पेपर सॉल्व कराइए। तो ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का ये पेपर है, आज मैं इसको पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर है 1। प्रश्न नंबर का 1 का क्या आंसर है? तो लेखांकन सूचकांकों का उपयोगकर्ता कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, अभ्यस्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम टाइम है, आपके लिए भी समय बहुत ही कीमती है। तो आपको सीधे चलेंगे हम आंसर की तरफ कि इनका आंसर क्या है। ठीक है, दूसरे का आंसर होगा सतत व्यापार संकल्पना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे में। तीसरे का आंसर है क्रय खाता। ठीक है, इसका आंसर है क्रय खाता। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे की तरफ ही। इसका आंसर है बाय और वा, मतलब इसका आंसर है दा, बा और सा दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। इसका आंसर है संपत्ति से। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। दोस्तों, ऐसी वीडियो मैं डेली आपके लिए बनाता ही रहता हूं। बहुत ज़्यादा पेपर के सॉल्यूशन जो है मैं अभी तो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूं, लेकिन दोस्तों आप देख रहे होंगे कि 2-3 दिन पहले से ही मैं डेली 6 से 7 पेपर के सॉल्यूशन डेली अपलोड कर रहा हूं। तो दोस्तों बने रहें वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं। खाली स्थान भरना है। तो सबसे पहले लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लुका पेशी योगी। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर का देखते हैं। लेखांकन की खालिस्तान मान्यता, तो यहाँ पर हो जाएगी मूलभूत। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूलभूत मान्यता के अनुसार प्रतिभा से एक समान लेखांकन पद्धति को अपनाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोकड़ बही में केवल, केवल के बाद क्या हो जाएगा? नगद, नगद। ठीक है, नगद व्यवहारों का लेखा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेन देन व्यापार के लिए क्या होता है? यहाँ पर होता है, कौन सा खाता होता है? तो ऋणदाता, ऋणदाता होते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। उचंत खाता एक है। उचंत खाता क्या होता है? उचंत खाता एक अस्थायी खाता होता है, जिसको हम कहते हैं टेम्परेरी खाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 पर एक शब्द में उत्तर लिखिए। चलिए एक शब्द में उत्तर लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहला होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर है एक वर्ष। इसका आंसर क्या है? एक वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इसका आंसर है द्विस्तंभीय। ठीक है, द्विस्तंभीय रोकड़। यहाँ पे लिखेंगे हम द्विस्तंभीय रोकड़ वही। ठीक है, दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? खाते का अशुद्ध शेष निकालना किस प्रकार की त्रुटि है? तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिसाब की अशुद्धियां। क्या हो जाएगा? हिसाब की अशुद्धियां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर है 4। हास का संबंध किन संपत्ति से होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा स्थायी संपत्ति। कौन सी संपत्ति से होता है? स्थायी संपत्ति। स्थायी, यहाँ पे लिख देंगे स्थायी संपत्ति। ठीक है, स्थायी संपत्ति। अगला हो जाएगा मशीन स्थापना पर व्यय की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सी होती है व्यय? यहाँ पर मूर्त। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? मूर्त वास्तविक खाता। ठीक है, ये 5वां का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 पर सही जोड़ी मिलाइए। प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पर सही जोड़ी मिलाएंगे हम। सबसे पहला हो जाएगा व्यवसाय में हानि। व्यवसाय में हानि क्या होता है? लाभ हानि खाता। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले का आंसर। दूसरे का आंसर हो जाएगा क्या? नगद विक्रय। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? नगद विक्रय। तीसरा हो जाएगा बैंक में नगद जमा। बैंक में नगद जमा, ये हो जाएगा आंसर तीसरा। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज क्या हो जाएगा? चौथा, और ये हो जाएगा 5वां। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जोड़ियों को आपको ध्यान से मिला लेना है। और दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन का हल लिखने से पहले, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार आप प्रश्न को जरूर पढ़ें। और दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका समय खराब ना हो। आपको करना क्या है? स्क्रीनशॉट लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब भी आप इस पेपर को सॉल्व करें, मोबाइल को रखिए, आराम से पॉज करते जाइए, आंसर को धैर्य के साथ लिखते जाइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 सत्य असत्य लिखिए। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्या है। पहला जो है वो असत्य है। दूसरा जो है, दूसरा ऑप्शन क्या है? सत्य है। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन सत्य है। चौथा ऑप्शन क्या है? सत्य है। और 5वां ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे, शुद्ध हानि को पूंजी में से घटाया जाता है, क्या होता है? ये भी सत्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएंगे हमारे
क्वेश्चन आंसर प्रश्न क्रमांक 6वें का अथवा प्रश्न क्रमांक 6वें का अथवा। चलिए मैं भी पीडीएफ को ओपन कर लेता हूं, देखता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6वें का अथवा प्रश्न क्रमांक 6वें के अथवा में क्या है, एक मिनट देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। प्रश्न क्रमांक 6वां क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 6वां कहता है कि लेख एवं अंकन यानी कि लेखांकन को परिभाषित कीजिए। लेखांकन को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर 2 अंक का ये पूछा गया है। कितने अंक का पूछा गया है? 2 अंक का पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको आपको सिंपली करना क्या है, डेफिनेशन लिखना है। लेख एवं अंकन 2 शब्दों के मेल से बने। लेखांकन में लेख से मतलब लिखने से होता है तथा अंकन से मतलब अंकों से होता है। किसी घटनाक्रम को अंकों में लिखे जाने को क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 क्या है? पूंजी की परिभाषा। पूंजी से पूछा गया है कि पूंजी क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया प्रोफेसर चैनमैन के अनुसार, और एक और लिखा प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। इन्होंने जो है पूंजी की परिभाषा दी है। आप चाहे तो एक परिभाषा भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो दोनों परिभाषा भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा चलिए बढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा IFRS क्या है? IFRS क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है IFRS। IFRS क्या होता है? इसका लिखा है मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्रमाप होता है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 क्या पूछ रहा है? लेखांकन मानक क्या है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? लेखांकन मानक क्या है? तो एक लिखित नीति अभिलेख है जो कि लेखांकन विशेषज्ञों या सरकार या अन्य नियामक संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं, जो कि मान्यता प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रस्तुतिकरण उपचार और वित्तीय उपकरणों के वित्तीय हस्तांतरणों को जारी करता है। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा प्रश्न क्रमांक 10 पे आएंगे हम। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा देखिए, प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा क्या पूछ रहा है? तलपट की 2 सीमाएं लिखी। क्या होता है तलपट? आपने पढ़ा होगा तलपट, आप जानते होंगे कि तलपट की 2 सीमाएं लिखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने तलपट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, ओनली 2 सीमाएं लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कितने नंबर का पूछा गया है? 2 नंबर का पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में पूछा गया है डेबिट वाउचर क्या है? डेबिट वाउचर क्या है? तो यहाँ पर मैंने इसकी परिभाषा लिखी है कि डेबिट वाउचर होता क्या है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कि डेबिट वाउचर यह किन व्यवहारों के लिए बनाया जाता है, मतलब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्यों बनाते हैं हम डेबिट वाउचर का, क्या यूज होता है उसका। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि यह निम्न व्यवहारों के लिए बनाया जाता है, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पर। प्रश्न क्रमांक 13 क्या पूछ रहा है? प्रश्न क्रमांक 13 पूछता है कि उचंत खाता। एक मिनट में क्वेश्चन देख रहा हूं। प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 क्या पूछ रहा है? उचंत खाता। ठीक है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 पूछता है उचंत खाता के बारे में। तो आप देख सकते हैं यह खाता त्रुटि का पता लगाने पर समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ पर आप ये गलत मिस्टेक लिखा गया है, यहाँ पर लिखते खाता। ठीक है, तो यह खाता त्रुटि का पता चलने पर समाप्त कर दिया जाता है, या फिर क्या किया जाता है? बंद कर दिया जाता है। इनमें अधूरी जानकारी होती है। इसकी विशेषताएं लिखनी थी आपको कि त्रुटि उचंत खाता होता क्या है। तो इसमें क्या होता है? अधूरी जानकारी होती है, इसमें संपूर्ण जानकारी नहीं होती है। इसलिए कौन सा खाता यूज करते हैं आप? उचंत खाता यूज करते हैं। इस खाते की मदद से एक अकाउंटेंट पूर्व में किए गए त्रुटियों का क्या कर लेता है? पता लगा लेता है कि उसने पिछले कौन सी त्रुटि की है। और नंबर 4 में पॉइंट लिखा हुआ है यह अंतिम खातों को तैयार करने में भी मदद करता है, क्योंकि अंतिम खाते परीक्षण शेष पर क्या होते हैं? आधारित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में पूछा गया है मूल्यह्रास क्या होता है? मूल्यह्रास और उच्चावचन में अंतर पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 अंतर यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर 3 अंतर, यहाँ पर 3 अंतर। क्या होता है मूल्यह्रास? आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15। व्यापारिक बट्टे और नकद बट्टे में क्या अंतर होता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऊपर लिखा हुआ है व्यापारिक बट्टा और नीचे लिखा हुआ है उसके नकद बट्टा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट करके मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है नकद बट्टा। ठीक है, नकद बट्टा। क्या उद्देश्य होते हैं, क्या अंतर होते हैं, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है डिस्काउंट पेमेंट करते समय, पेमेंट रिसीव करते वक्त दिया जाता है। ठीक है, कौन सा? नकद बट्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा में क्या पूछा गया है? प्रश्न क्रमांक 16 के अथवा में आपसे पूछा गया है जीएसटी के बारे में। प्रश्न क्रमांक 16 के अथवा में क्या पूछा गया है आपसे? जीएसटी के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं जीएसटी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है जीएसटी को वस्तुओं को विनिर्माण या वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान पर जो कर की वर्तमान अवधारणा है उसके एवज में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? जीएसटी कहलाता है। जीएसटी को जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तु एवं सेवा कर। जिसको हम क्या कहते हैं? वस्तु एवं सेवा कर।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17। इसमें लिखा है रोजना मचा के लाभ, लाभ लिखने को आए हैं भाइयों आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लाभ पहले मैंने लिखा है हेडिंग में तिथिवार लेन देन का विवरण प्राप्त होना, ये क्या है, इसका लाभ है। दूसरा क्या है, खतौनी की आपको सुविधा हो जाती है। तीसरा क्या है, लेन देन का पूर्ण विवरण मिलना। ठीक है, अगला क्या है, अशुद्धियों की कम संभावना, आपसे कोई भी गलती नहीं होगी, इसका ये लाभ है। अगला क्या है, झगड़ों का निपटारा, जर्नल व्यापारिक झगड़ों व मतभेदों को निपटाने में भी मदद करता है ये। ठीक है, तो ये इसके लाभ हो गए। प्रश्न क्रमांक 18, सहायक बहियों को रखने के क्या लाभ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसके लाभ बताए, यहाँ पर मैं 4 लाभ आपको बता चुका हूँ। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि सहायक बहियां रखने से व्यापारी किसी भी समय किसी भी बही की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता है, जैसे आज कितना माल बेचा है, कितना माल खरीदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, बैंक समाधान विवरण की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं। यहाँ पर बैंक समाधान विवरण की क्या पूछी गई हैं, आपसे विशेषताएं पूछी गई हैं। यहाँ पर मैंने आपको कितनी विशेषताएं बताई हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 विशेषताएं आपको यहाँ पर मैंने बताई हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति एवं क्रमागत ह्रास पद्धति में क्या अंतर होता है। यहाँ पर अंतर पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं आपको 3 कॉलम बनाना है, 1 2 3 कॉलम आपको यहाँ पर बनाना है। पहले आप लिखेंगे कि ह्रास लगाने का आधार क्या है, फिर यहाँ पर लिखेंगे आप यहाँ पर क्या है, मूल्य लागत, यहाँ पर क्या है, पुस्तक मूल्य अर्थात मूल्य लागत घटा है आज तक की तिथि में जो भी है। ठीक है, आप दूसरा पॉइंट देख सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इनको लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 पूछा गया है तुलन पत्र क्या होता है, इसकी उपयोगिता क्या है, तुलन पत्र क्यों यूज करते हैं और कहाँ यूज होता है, तो यहाँ पर मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 22 में देखिए फिर से आ गया ये प्रश्न, लेखांकन के क्या लाभ हैं, लेखांकन के क्या लाभ हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पॉइंट में आपको बताया, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 3, अन्य व्यापारियों से झगड़े होने की स्थिति में लेखांकन अभिलेखों को न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय प्रस्तुत किए गए लेखांकन को क्या करेगा, मान्यता प्राप्त करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 का अथवा फिर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि उचंत खाता क्या है, उचंत खाता के बारे में बताइए। ठीक है, फिर आगे चले बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 25, प्रश्न क्रमांक 25 में फिर से पूछा गया है कि मूल्यह्रास क्या होता है, मूल्यह्रास क्या होता है, क्या कारण होते हैं, किस तरह से यह उत्पन्न होता है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहला है अप्रचलन, क्या लिखा है, अप्रचलन। नंबर दूसरा लिखा हुआ है आस्तियों का उपयोग होना, क्या लिखा है, आस्तियों का उपयोग होना। नंबर 3 दिया है दुर्घटना मूल्यह्रास के लिए एक और महत्वपूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हेडिंग, दुर्घटना। और नंबर 4 पर लिखा है कुछ कानूनी अधिकारों की समाप्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 26, प्रश्न क्रमांक 26 में आपसे पूछा गया है कि अदत्त व्यय क्या होता है और पूर्वदत्त व्यय क्या होता है, क्या अंतर होता है इनमें, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो दोस्तों ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी सॉल्यूशन चाहिए आपको कमेंट कर दीजिए, बेझिझक कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम पे आप अपना पेपर भेज दीजिए, पेपर को हमेशा सीक्वेंस में अच्छी से अच्छी क्वालिटी में पीडीएफ बनाकर आप भेजें, आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितनी उपयोगी हुई है और आप किस स्ट्रीम से हैं, किस सब्जेक्ट से हैं, किस सब्जेक्ट का आप सोल्यूशन चाहते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।